Okay, good morning, students. Welcome to Learners Academy. So today is the third topic of chapter number 3. Exercise 1.3 का introduction है आज. The topic name is subsets. वैसे इसके बारे में पहले बता चुके हैं. सब मतलब छोटा, सब मतलब छोटा. तो सबसेट का मतलब गिवन सेट्स का छोटा सेट, गिवन सेट का छोटा सेट. जैसे इंस्पेक्टर से सब इंस्पेक्टर होता है, मतलब छोटी पोस्ट होती है ना, डेप्यूटी जिसको कहते हैं, जैसे कमिश्नर, डेप्यूटी कमिश्नर, तो सेट सबसेट, उससे जस्ट छोटी पोस्ट. ठीक है, ओके. और इसका साइन जो होता है वो बिलोंग्स टू के साइन से मैच करता है, बट होता नहीं है वैसा, और इसी के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन बन के आता है. दिस इज द साइन ऑफ सबसेट, दिस इज द साइन ऑफ सबसेट. और बिलोंग्स टू का साइन क्या था, कुछ ऐसा. ठीक है, तो सबसेट की सिंपल सी डेफिनेशन है. अगर आपसे कोई कहता है कि आप चेक करके बताओ कि ए बी का सबसेट है या नहीं है, तो आप ए और बी के एलिमेंट्स को देखोगे. क्या देखोगे? ए और बी के एलिमेंट्स को देखोगे. अब ध्यान से सुनना, अगर ए के सारे एलिमेंट्स बी में भी हैं तो ए बी का सबसेट है. अगर ए के सारे एलिमेंट्स, मैंने सोचा बी के सारे एलिमेंट्स सेम है. देखो अब इस चीज को क्लियर करते हैं. लेट अस से मैं दो सेट बनाता हूं, ध्यान से देखना. ये सेट है बी, इसमें है ए बी, या स्मॉल लेटर्स ले लेते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच. दिस इज सेट बी, दिस इज सेट ए. इसमें है सी डी जी ए. तो ए जो सेट है उसके एलिमेंट्स बी में से लिए गए, तो मैं कह सकता हूं एज ए सबसेट ऑफ बी. अब आप देखो, ए के सारे एलिमेंट्स बी में हैं क्या? सी डी जी, ये चारों के चारों एलिमेंट्स बी में हैं क्या? तो अगर किसी सेट के सारे एलिमेंट्स किसी दूसरे सेट में पाए जाएं, तो कह सकते हैं ना कि ये सेट इसका सबसेट है. मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं कि इसके सारे एलिमेंट्स इसमें, अगर इसके सारे एलिमेंट्स इसमें हो तो ये इसका सबसेट है, अगर इसके सारे एलिमेंट्स इसमें हो तो ये इसका सबसेट है. और याद रखना, जब दोनों एक दूसरे के सबसेट हो तो दोनों बराबर होते हैं, तो दोनों बराबर. अभी अपन एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम पढ़ेंगे कि इफ ए इज ए सबसेट ऑफ बी, प्लस साथ में एक इंफॉर्मेशन और है कि बी इज ए सबसेट ऑफ ए. ये दोनों बातें अगर गिवन है तो इन दोनों से क्या रिजल्ट निकल के आता है कि ए इक्वल टू बी. फिर तो बराबर ही एलिमेंट्स हुए ना. इसके सारे एलिमेंट्स इसमें, इसके सारे एलिमेंट्स इसमें, तो बराबर ही होंगे एलिमेंट्स, तभी ऐसा पॉसिबल है. ठीक है, समझ आया? चलो तो अब इसकी प्रैक्टिकल डेफिनेशन, मैथमेटिकल डेफिनेशन लिख लेते हैं. और इतना सा ही टॉपिक है, इसके ऊपर फिर अभी अपन क्वेश्चंस करेंगे तो ज्यादा अंडरस्टैंडिंग वहां पे होगी. लिखो, ए सेट ए इज सेट टू बी द सबसेट ऑफ सेट बी. क्या लिखा हमने? ए सेट ए इज सेट टू बी द सबसेट ऑफ सेट बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट बी. वही बात कि सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी के भी एलिमेंट होने चाहिए. सारे, एवरी लिखा है, ठीक है ना. एवरी एलिमेंट ऑफ सेट इज एन एलिमेंट ऑफ सेट बी. देन सेट ए को सेट बी का सबसेट कहा जाएगा. उसको डिनोट कैसे कराते हैं? लाइक दिस. इसको ऐसे डिनोट कराते हैं, इट इज डिनोटेड बाय ए सबसेट ऑफ बी. और रीड ऐसे करते हैं, विच मीन्स ए इज ए सबसेट ऑफ बी. ऐसे रीड करते हैं, लिखते हैं ऐसे शॉर्ट में मैथमेटिकल, और बोलते हैं रीड ऐसे करते हैं. ठीक है ना. इस साइन का मतलब होता है इज ए सबसेट ऑफ, इज ए सबसेट ऑफ. अब ए लिखा हुआ है तो ए यहां लिख दूंगा, बी लिखा हुआ है तो बी, तो ये मीनिंग निकल के आएगा ए इज ए सबसेट ऑफ. ठीक है, ओके, बढ़ते हैं आगे. देखो मैथमेटिकली ये क्या कह रहा है, इसको और मैथमेटिकल डेफिनेशन में कन्वर्ट किया एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, कि अगर ए बिलोंग्स टू ए, एक छोटा, पहले एक बार समझो, ये एलिमेंट का स्टैंडर्ड नोटेशन है, ये सेट का स्टैंडर्ड नोटेशन है.
अगर कोई एलिमेंट है वो ए में बिलोंग कर रहा है और उससे रिजल्ट आ जाए कि वही एलिमेंट बी में भी बिलोंग कर रहा है, और ऐसा का ऐसा सारे के सारे एलिमेंट के लिए, इसका मतलब पता है क्या होता है? फॉर ऑल, फॉर ऑल। और ऐसा का ऐसा इस सेट ए के सारे एलिमेंट के लिए साबित हो जाए तो कह दूंगा ए इज ए सबसेट ऑफ बी। फिर से देखो, अब ये जो डेफिनेशन है ना बेटा, ये इस तरीके से ही अपने को लिख के एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने, जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना सेट के ऊपर, तो हम स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे कि दिस एलिमेंट इज दिस एलिमेंट इज देयर इन सेट ए, दिस एलिमेंट इज देयर इन सेट बी, ऐसे नहीं लिखते हैं, ऐसे मैथमेटिकल लिखते हैं। इसका मतलब क्या है कि ए सेट के अंदर ए नाम का एलिमेंट है, तो ये तो इंफॉर्मेशन गिवन है, ये इंफॉर्मेशन तो, इससे मैंने रिजल्ट निकाल लिया ये वाली इंफॉर्मेशन का कि वही जो एलिमेंट जिसकी आप बात कर रहे हो वो बी में भी है। अब ऐसा एक के लिए नहीं, दो के लिए नहीं, तीन के लिए नहीं, चार के लिए नहीं, ए सेट में मौजूद हर ए टाइप के एलिमेंट के लिए ऐसा साबित हो जाए, फॉर ऑल, फॉर ऑल, तो प्रूव हो जाएगा कि ए सबसेट ऑफ। ठीक है, ये गिवन देके ये रिजल्ट आ जाए और ऐसा हर एक एलिमेंट के लिए हो जाए, तब ए इज सबसेट ऑफ। अब लिखो, यहां तक लिखो। A belongs to A implies A belongs to B। ठीक है, याद हुआ? याद भी करते जाओ। इफ A belongs to A implies, इसको कैसे रीड करते हो? implies, है ना? If A belongs to A implies A belongs to B, for all A belongs to A then A is a subset of B। ओके, अब वही बात जो अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में कही, अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में एक बात कही ना कि अगर कैसे भी करके आप ये साबित कर दो कि ए बी का सबसेट है, और कैसे भी करके ये साबित हो जाएगी बी भी ए का सबसेट है, तो इससे क्या पता चलता है कि ए और बी बराबर हैं, और ये बोथ वे इंप्लीकेशन में होगा। मतलब अगर ये दोनों इंफॉर्मेशन गिवन है तब आप ये चीज भी साबित कर सकते हो, और अगर ये इंफॉर्मेशन गिवन है तब आप ये दोनों को भी रिजल्ट के रूप में ले सकते हो। इस स्टेटमेंट से इस निष्कर्ष पे पहुंचा जा सकता है, इस स्टेटमेंट से इस निष्कर्ष में पहुंचा जा सकता है। और जब ऐसा होता है कि दोनों बोथ वे इंप्लीकेशन होता है तो उसका साइन ऐसा होता है कुछ, और उसको रीड करते हैं इफ एंड ओनली इफ। ये कल बताया था शायद मैंने ना, इसको कैसे रीड करते हैं? इफ एंड ओनली इफ, या फिर शॉर्ट में इफ। ठीक है, क्लियर है? चलते हैं आगे। यहां तक नोट डाउन हो गया? हाँ चलो, तो ये बात भी लिखो, अगली बात ये लिखो, इंपॉर्टेंट बात। ओके, नाउ अब कुछ अलग बात करते हैं। देखो, ए बी का सबसेट है, बट ए और बी बराबर नहीं है, तो फिर ए बी से छोटा है। ए बी का सबसेट है, लेकिन देखो दो अगर सेट बराबर है, तो अभी अभी मैंने बात करा अगर दो सेट बराबर हैं तो वैसे भी दोनों एक दूसरे के सबसेट हैं, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट इसमें, इसके सारे एलिमेंट इसमें। लेकिन वो वाला केस ना ले, वो स्पेशल केस ना लें कि इसके भी सारे एलिमेंट इसमें, मतलब ये इसका सबसेट है और ये भी इसका सबसेट है, ये स्पेशल केस बन गया एक तरीके से जिसमें दोनों बराबर होते हैं। वो स्पेशल केस ना लें, केवल सिंपली जो सबसेट का फंडा होता है कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी है, बस ए बी के बराबर नहीं है, तो 100% ए बी से छोटा है। और जब ए बी से छोटा है तो उसको कहते हैं प्रॉपर सबसेट। क्या कहते हैं? प्रॉपर सबसेट। द सेट ए इज सेट टू बी द प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी। और उस केस में बी ए से बड़ा है तो सेट बी को कहेंगे सुपर सेट ऑफ सेट ए। ए बी का क्या बन जाएगा? प्रॉपर सेट। ए बी का क्या बन जाएगा? प्रॉपर सबसेट। और बी ए का क्या बन जाएगा? सुपर सेट। वही जो अभी हमने स्टार्टिंग में एग्जांपल लिया था, उस एग्जांपल को दोहरा देते हैं कि लेटर से इसमें कुछ एलिमेंट्स थे हमारे ए बी सी डी ई एफ, इसके कुछ एलिमेंट से ये बी सेट है, इसके कुछ एलिमेंट से एक सेट और बना दिया मैंने ए बी सी, तो इसके सारे एलिमेंट्स इसमें हैं, तो मैं क्या कह सकता हूँ? ए इज ए सबसेट ऑफ बी, बट इसके सारे एलिमेंट्स इसमें नहीं है, तो बी इज नॉट ए सबसेट ऑफ ए। बी ए का सबसेट नहीं है, और बी ए का सबसेट नहीं है तो फिर ये दोनों बराबर नहीं है, ए और बी बराबर नहीं है, क्योंकि ये और ये दोनों बात साबित होती थी तब जाके ए और बी बराबर होते थे।
ठीक है, तो इस केस में ना तो मैं ये कह सकता हूँ कि बी इज ए सबसेट ऑफ ए, और ना ही मैं ऐसे कह सकता हूँ कि ए इक्वल टू बी। तो इस केस में क्या कहेंगे कि ए इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी और बी इज द सुपर सेट ऑफ ए। समझ आया अभी? मतलब छोटे बड़े का रिलेशन हो तो जो छोटा है वो तो क्या कहलाएगा, प्रॉपर सबसेट। सबसेट तो वो वैसे बराबरी में भी कहलाता है, ऐसे मानो कि बराबरी में भी सबसेट तो कहलाता है, लेकिन जब छोटा हो जाता है तो क्या कहलाता है, प्रॉपर सबसेट, क्योंकि वो प्रॉपरली सबसेट की डेफिनेशन फुलफिल कर रहा है। सबसेट का मतलब वैसे, सबका मतलब वैसे भी छोटा होता है, तो अब ये प्रॉपरली इसकी सबसेट की डेफिनेशन को फुलफिल कर रहा है, तो ए इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। और बी जो है सुपर सेट है, मतलब बड़ा सेट है उससे, तो क्या कह दूंगा, बी इज ए सुपर सेट ऑफ ए। तो ये इंपॉर्टेंट बात लिखो। इस पे डिपेंड, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस कम आते हैं, बट इस पे बेस्ड ये स्टेटमेंट्स होते हैं ना, ये ट्रू फॉल्स में या फिल इन द ब्लैंक्स में, इस टाइप के एक एक आधे आधे नंबर के क्वेश्चंस एग्जाम में जरूर आते हैं। और आगे चल के आपको एंट्रेंस भी देना है, अभी एंट्रेंस भी देना है ना, तो एंट्रेंस में ये जो ये छोटी मोटी चीजें हैं ना, ये कोई नहीं बताता, बट इस पे क्वेश्चंस आ जाता है आधा एक नंबर। set A is said to be the proper subset of the set V, and the set B is called the superset of set। एक एक बात को समझते जाओ। मेन टॉपिक है सबसेट होना। अब सबसेट होना तो ठीक है, लेकिन उसके इर्द गिर्द भी जो टॉपिक घूमते हैं ना, वो कराते हैं गलतियां। प्रॉपर सबसेट, सुपर सेट। बढ़े आगे। अब ये टॉपिक पूरा एक तरीके से खत्म हो गया। अब एक्सरसाइज पे चल सकते हैं, लेकिन चलने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, वो लेकर अपन एक्सरसाइज में चलेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। चलें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में, यहां तक हो गया, सुपर सेट एंड प्रॉपर सबसेट तक हो गया। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डालिए। दो बातें देखो, हर एक सेट, दुनिया का हर एक सेट खुद का सबसेट होता है। कैसे? एक बात लिखो और एक बात को समझो। पहली चीज है, एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इट सेल्फ, मतलब ए इज ए सबसेट ऑफ ए। कैसे इसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं? तो लेट अस से ए कोई सेट ले लिया मैंने, ले लिया, कोई भी एलिमेंट्स ले लो, लेट अस से ए बी सी डी ई, ये का यही सेट इधर लिख देता हूं। तो जब सेट ही ये लिख रहा हूं तो एलिमेंट्स भी ये लिखूंगा। अब इस सेट के सारे एलिमेंट्स इसमें है या नहीं, इस सेट के सारे एलिमेंट्स इसमें है या नहीं, तो कह सकता हूं ना इज ए सबसेट ऑफ ए। तो इस तरीके से दुनिया का हर एक सेट खुद का ही सबसेट होगा कि नहीं होगा? होगा। ओके, प्रॉपर सबसेट नहीं होगा, क्योंकि ये तो बराबर भी है। प्रॉपर सबसेट में बराबरी का काम नहीं होना चाहिए, छोटे बड़े का काम होना चाहिए। ऐसे मानो प्रॉपर सबसेट होने के लिए छोटे बड़े का लिहाज होना चाहिए, यहां तो बराबर होगा दोनों। तो ये सबसेट है ओनली, प्रॉपर सबसेट नहीं है। तो हर एक सेट दुनिया का अपना ही सबसेट होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात। और एक और चीज, खाली सेट दुनिया के हर एक सेट का सबसेट होता है। खाली सेट दुनिया के हर एक सेट का क्या होता है? सबसेट होता है। अब इसको कैसे भी याद रखो, इसमें बहुत सारे क्या कहते हैं, मतभेद भी होते हैं, लेकिन अब इसको याद रखना ही पड़ेगा। तो ये इंपॉर्टेंट बात सेकंड वाली, एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। ठीक है, दैट इज ये फाइव को अपन एम्प्टी सेट से, एम्प्टी सेट का स्टैंडर्ड नोटेशन है ये, इज ए सबसेट ऑफ एनी सेट, कोई भी सेट ले लो। अब इसको समझने के लिए आप छोटा सा एग्जांपल ऐसे ले लो कि जैसे मैंने कोई भी सेट डाला यहाँ पे ए, जो चाहे एलिमेंट ले लो ए बी सी, ठीक है, और यहाँ पे मैंने दूसरा सेट डाल दिया फाइव। फाइव में कोई एलिमेंट्स ही नहीं होंगे, खाली। तो मैंने कहा, अब ध्यान से, बड़ा सोचने समझने की बात है, इस सेट के सारे एलिमेंट्स इस सेट में हैं क्या? नहीं, सेम क्यों होंगे? आप आप देखो, एक मेरी बात सुनो, इसमें है ए बी सी, ठीक है, बाकी सारी जगह खाली।
तो खाली इसमें है क्या, है ना, खाली इसमें है ना, बस फिर इस सेट के सारे एलिमेंट्स इसमें हुए ना। देखो आप दूसरे तरीके से सोचो, ऐसे मत बराबरी मत देखो, बराबरी नहीं देखनी है इसमें। हाँ इसके सारे एलिमेंट्स इसमें नहीं है क्योंकि इसमें एबीसी, इसमें कहाँ एबीसी, बट इसमें तो कोई भी एलिमेंट नहीं। मैं ऐसे कह सकता हूं कि इसमें खाली एलिमेंट्स है, खाली है ये, तो खाली तो उसमें भी है, एबीसी के अलावा बाकी जगह तो खाली है ना। तो इस तरीके से मैं कह सकता हूँ कि फाई इज ए सबसेट ऑफ ए, और इस तरीके से फाई इज ए सबसेट ऑफ दुनिया का एनी सेट, दुनिया का एनी सेट। तो दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स लेके चले अपन। दुनिया का हर एक सेट खुद का सबसेट होता है और एम्प्टी सेट दुनिया के सारे सेटों का सबसेट होता है। इज दिस क्लियर? चलिए, तो अब पावर सेट वैसे भी नेक्स्ट टॉपिक होना चाहिए शायद, एक्सरसाइज के बाद ये चेक करो जितना मुझे याद है। अच्छा इसी में ही है, इसी में ही है तो करो फिर। पावर सेट यूनिवर्सल, दो चीजें और है, लिखो पावर सेट। लिख रहे हो, डेफिनेशन लिखो एक बार, है ना, फिर समझते हैं। लिख लिया डेफिनेशन, डेफिनेशन। ठीक है, अब पहले देखो समझते हैं। अब एक सेट होता है पावर सेट। पावर सेट क्या चीज है? पावर सेट किसी भी सेट का हो सकता है, सेट ए का भी एक पावर सेट हो सकता है, सेट बी का भी पावर सेट हो सकता है, सेट सी का भी, यानी हर एक सेट के पावर सेट अलग अलग होते हैं। सेट से पावर सेट बनाया जाता है ना। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में जब सेट हमने किया था, स्टार्ट किया था, तो मैंने आपको बताया था सेट का भी एक सेट होता है। कहते हैं दुनिया के हर एक बाप का एक बाप होता है, जिसको लोग दादाजी कहते हैं, सुना होगा डायलॉग कई बार, तो ये वही दादाजी है। हर एक सेट का भी सेट, यानी एक ऐसा सेट जिसके अंदर भी सेट्स हैं, जिसके अंदर भी क्या है। अब वो कैसे सेट्स हैं? वो उसके सबसेट्स हैं, वो उसके क्या है, सबसेट्स हैं। तो क्या कहता है, पावर सेट ऑफ ए सेट ए, जिसको डिनोट ऐसे कराते हैं पी ऑफ ए, इज द सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ सेट ए। सेट ए के सारे सबसेट्स निकालिए और उसका भी सेट बना दीजिए, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड पावर सेट। सबसे पावरफुल सेट हो गया वो। ठीक है, एक करके देखते हैं एग्जांपल कैसे पावर सेट बनता है। तो उसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। उसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, लेट अस से एक सेट लिया मैंने ए, जिसके अंदर मैंने चार एलिमेंट्स डाल दिए। कितने एलिमेंट्स डाल दिए? चार। ए बी सी, या दो एलिमेंट से स्टार्ट करें, दो एलिमेंट से स्टार्ट करो ताकि अच्छे से समझ में आए। ए बी सी, ठीक है। तो इस सेट के सबसेट्स बनाने हैं मुझे। तो इस सेट के सबसेट्स मतलब इसी के एलिमेंट से बनेंगे। तो एक सेट बना दिया मैंने ए, ठीक है, इसको लेटर से बी का नाम दे देता हूं मैं। दूसरा मैंने सेट बना दिया जिसमें एलिमेंट रख दिया मैंने बी, ठीक है। और एक ऐसा सेट बिल्कुल सेम हूबहू उसके जैसा, ए और बी, और एक एम्प्टी सेट फाइव। तो मुझे बताओ क्या बी ए का सबसेट है? यस और नो, यस और नो। क्या सी ए का सबसेट है? क्या डी ए का सबसेट है? क्योंकि इक्वल सेट एक दूसरे के सबसेट होते हैं, तो डी और ए तो इक्वल है, तो डी इज ऑल्सो ए सबसेट ऑफ ए। एंड एम्प्टी सेट तो दुनिया के हर एक सेट का सबसेट होता है, अभी अभी सीखा है। तो ए के चार सबसेट हैं, इसके अलावा नहीं बन सकते। ए के कितने सबसेट हैं? चार, इसके अलावा हम बना भी नहीं सकते। सोचो और क्या बनाओगे। अब इन सारे सबसेट्स का भी सेट बना दें तो उसको क्या कह दूंगा मैं, उसको क्या कह दूंगा, पावर सेट ऑफ ए। ये कैसे बनाऊंगा मैं, एक बड़ा करली ब्रैकेट लगा देता हूं और उसके अंदर अब एलिमेंट्स नहीं, उसके अंदर भी सेट्स हैं। पहला सेट ये रहा ऊपर वाला ए, दूसरा सेट ये रहा सेकंड वाला बी, तीसरा बराबर सेम टू सेम वैसा का वैसा ही,
ये वाला कर्ली ब्रैकेट नहीं, स्मॉल ब्रैकेट नहीं लगेगा, हमेशा सेट में कर्ली ब्रैकेट लगेगा। एंड चौथा फाइ, याद रखना फाइ के आगे ऐसे कर्ली ब्रैकेट मत लगा देना है, पहले बता चुका हूं, ठीक है। और अगर कर्ली ब्रैकेट लगाना है तो फिर फाइ मत लिखो, फिर उसको ऐसे लिखो, मतलब कर्ली ब्रेसेस लगा के छोड़ दो बस खाली, इसका मतलब एम्प्टी सेट होता था। और अगर आप फाइ लिखोगे तो फिर ये ब्रेसेस नहीं लगेंगे, क्योंकि फाइ इज ए लेटर, फाइ इज ए लेटर, जैसे ए बी सी डी लेटर, ग्रीक लेटर है वो, तो हम या तो फाइ लिखेंगे या फिर ऐसा ब्रेस लगाएंगे, फाइ के इर्द गिर्द ब्रेसेस नहीं लगाएंगे। सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए। समझ आया क्या? द सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ ए। शॉर्ट में लिखना चाहे तो इसका नाम लिख दो, जैसे इसका नाम मैंने बी लिखा है, इसका नाम मैंने सी लिखा है, इसका नाम मैंने डी लिखा है, और उसका नाम फाइ होता ही है। तो शॉर्ट में लिखना चाहो नाम वाइज तो ऐसे भी लिख सकते हो, और एक्चुअली सेट्स बना बता के लिखना पड़ेगा, बी में क्या है सी में क्या है, तो ऐसे लिख सकते हो। क्लियर है पावर सेट ऑफ ए? ठीक है। और पावर सेट बनाने के लिए अब एक चीज याद रखना, अब उसके लिए नीचे लिखा हुआ है, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट ऑफ ए इज ऑलवेज इक्वल टू, एक फॉर्मूला कह दो, कुछ भी कह दो, 2 की पावर m लिखो। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स in the power set of A is equal to, is given by, लिखो, the power the number of elements in the power set of A is given by a formula, is given by, is given by a formula, ये फॉर्मूला है n ऑफ p ऑफ a। देखो p ऑफ a का मतलब पावर सेट ऑफ a, और उसके बाद n लगा दिया, मतलब इस पावर सेट ऑफ a के एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने एलिमेंट्स हैं, तो उसका फॉर्मूला है 2 की पावर m, 2 की पावर m, जहां पे m जो है a के अंदर कितने एलिमेंट्स है उसकी वैल्यू है। m का मतलब क्या है, a के अंदर कितने एलिमेंट्स है। अभी अपन ने एग्जांपल लिया तो a के अंदर कितने एलिमेंट्स थे, a यही तो था बेटा, अभी अपन ने एग्जांपल लिया तो a में कितने एलिमेंट्स है, 2। तो मैं लिख सकता हूं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a कितने हैं, 2। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट ऑफ a कितना हो जाएगा, 2 की पावर m, और m क्या होता है ये वैल्यू, तो 2 का स्क्वायर। तो अभी हमारे पावर सेट में 4 एलिमेंट्स निकले थे नहीं निकले थे, एक a एक b, मतलब सेट ऑफ a, सेट ऑफ b, सेट ऑफ a एंड b एंड फाइ, ये 4 एलिमेंट्स निकले थे ना पावर सेट ऑफ a में, तो फॉर्मूला काम कर रहा है ना। सपोज करो 3 एलिमेंट्स हैं तो 2 का क्यूब, सपोज करो 4 एलिमेंट्स हैं तो 2 की पावर 4, जैसे a b c 3 एलिमेंट्स ले लिए मैंने, तो अब कितने सबसेट्स बन सकते हैं, उतने ही एलिमेंट्स होंगे पावर सेट में, तो 3 से 2 की पावर 3 कितना होता है, 8, 8 सबसेट्स बन सकते हैं। देखो सेट ऑफ ए, सेट ऑफ बी, सेट ऑफ सी, 3 तो ये बन गए, अब 2 2 के बनाओ, सेट ऑफ ए बी, सेट ऑफ बी सी, सेट ऑफ ए सी, ठीक है 6 हो गए, एक तीनों का बना दो, सेट ऑफ ए बी सी, और एक फाइव, हो गए ना 8। ठीक है, अगर 4 एलिमेंट्स हो ए बी सी डी तो फिर 2 की पावर 4 यानी कि 16 सबसेट्स बन सकते हैं, और 16 सबसेट्स को ही अंदर पावर से एक सेट में डाल दें तो क्या हो जाएगा, पावर सेट ऑफ। ये स्टेटमेंट समझ में आया अच्छे से, कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट ऑफ ए का फॉर्मूला है 2 की पावर m, वेयर m का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट है। ठीक है, लिख लिया। ओके, अब एक टॉपिक और है अभी, यूनिवर्सल सेट। अच्छा, उससे पहले एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, आप आपका क्वेश्चन भी शायद उसमें एक्सरसाइज में कंफ्यूजन ये होता है कि सबसेट तो कहां लगाना है और बिलोंग्स टू कहां लगाना है, सबसेट कहां लगाना है और बिलोंग्स टू कहां लगाना है। सबसेट वर्सेस बिलोंग्स टू, टॉपिक का नाम है सबसेट वर्सेस बिलोंग्स टू। सबसेट का साइन ये है, वर्सेस बिलोंग्स टू का साइन ये है। ठीक है, लिखिए। देखो, सबसे पहले बात करते हैं कि दोनों में क्या तो सिमिलैरिटी है, और फिर बात करेंगे दोनों में क्या डिफरेंस है। द सिमिलैरिटी इज दैट वी प्लेस ए सेट ऑन द राइट साइड ऑफ बोथ दिस एंड दिस। देखो, चाहे से मैं ये लिखूं चाहे से मैं ये लिखूं, राइट साइड पे तो एक सेट आता है कि नहीं आता है, आता है कि नहीं आता है, इसके भी राइट साइड पे एक सेट है, इसके भी राइट, तो ये तो सिमिलैरिटी हो गई। तो सिमिलैरिटी लिखो, इतना लिखो, बताओ। द सिमिलैरिटी इज दैट वी प्लेस ए सेट, वी प्लेस ए सेट ऑन द राइट साइड ऑफ बोथ दिस साइन एंड दिस साइन। ये बात लिखो एक बार, the right side of both
बोथ सबसेट एंड बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू का साइन हो या सबसेट का साइन हो, राइट साइड पे तो एक सेट ही मिलेगा हमको, है ना। और डिफरेंस क्या है, अब आप खुद सोचो डिफरेंस क्या है। वो सबसेट तो उसमें जब पूछता होगा बिलोंग टू, देखो इसके राइट साइड में एक सेट है, इसके राइट साइड में सेट है, बट डिफरेंस है कि लेफ्ट साइड में क्या है। इसके लेफ्ट साइड में भी एक सेट है, बट इसके लेफ्ट साइड में तो एक एलिमेंट है। भाई ए के अंदर अगर दो एलिमेंट हैं ए कॉमा बी, तो मैं अगर ए को उठा लूं तो अब बिलोंग्स टू का साइन लगेगा, ए बिलोंग्स टू ए। और अगर मैं सेट ए को उठा लूं तो अब सबसेट का साइन लगेगा ए। समझ आया। लेफ्ट साइड में इसमें एलिमेंट रखा जाता है, इसमें सेट रखा जाता है, उससे छोटा सेट, उसका छोटा सेट रखा जाता है। तो एलिमेंट ए से एक सेट बना के रखूं तब तो सबसेट का साइन है, और एलिमेंट ही उठा के रख दिया तो फिर किसका साइन है, बिलोंग्स टू का साइन है। ठीक है, बिलोंग्स टू का मतलब उसका बच्चा है, सबसेट का मतलब उसके बच्चों से बना हुआ एक सेट है, मतलब उसके एलिमेंट से बना हुआ एक सेट है। ठीक है, एंड द डिफरेंस इज दैट वी प्लेस a set on the left side of this sign and an element on the left side of belongs to sign, whereas an element on the left side of belongs to sign. देखो, and the difference is that बस ये डिफरेंस याद रखो बेटा। अगले एक्सरसाइज में एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में आता है, मतलब फिक्स है वो क्वेश्चन, तो एग्जाम में आएगा ही आएगा। सबसेट वर्सेस बिलोंग्स टू का साइन वाला क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और एग्जाम के लिए नहीं, आगे के लिए भी बड़ा बड़ा कंफ्यूज करता है ये, इस टॉपिक को यहाँ नहीं समझते हैं ना, तो पूरी मैथ्स में कंफ्यूज करता है ये 11th क्लास में। लिख दिया पूरा। एंड द डिफरेंस इज दैट we place a set on the left side of this sign whereas an element on the left side of this sign। ठीक है, क्लियर है। और राइट साइड में क्या आएगा, दोनों के एक सेट आएगा। ठीक है, डिफरेंस क्लियर है अभी। ठीक है, in short we can say that this sign shows the relation of a set to its father set, whereas this sign shows the relation of an element to its father set। ये वाला साइन तो एक सेट का उसके फादर सेट से रिलेशन शो कर रहा है, जबकि ये वाला साइन एक एलिमेंट का उसके फादर सेट से रिलेशन शो कर रहा है। राइट साइड वाला तो एक सेट है जिसको अपन ने कह दिया फादर सेट। लेफ्ट साइड में अगर ये वाला साइन है तो एक सेट रखा जाएगा और उस सेट का उसके फादर सेट से रिलेशन शो हो रहा है। और अगर ये वाला साइन रख दिया तो लेफ्ट साइड में अब एक एलिमेंट रखा जाएगा और उस एलिमेंट का उसके फादर सेट से रिलेशन शो होता है। ठीक है, लिखो। हो गया यहां तक, चले। ओके, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक डालो आप। इंटरवल्स इज द सबसेट्स ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, हेडिंग डालो इस बार। देखो, हमने सेट को डिनोट कराने के दो तरीके सीखे, एक तो था रोस्टर फॉर्म और एक था सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, अब सेट बिल्डर फॉर्म में तो आप किसी भी सेट को डिनोट करा सकते हो, क्योंकि इसमें तो एक स्टेटमेंट लिखा जाता है, एक डेफिनेशन लिखी जाती है ना। रोस्टर फॉर्म में आप सारे सेट्स को नहीं डिनोट करा सकते। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा ए इक्वल टू, या नेचुरल नंबर के सेट को अपन एन बोलते हैं, तो एन इक्वल टू स्मॉल एन या ए ले लो, चलो ए इक्वल टू, और इधर एक्स ले लो, जो स्टैंडर्ड नोटेशन है उससे चलते हैं। ए इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एन।
मतलब ए में एक्स टाइप के एलिमेंट्स हैं, जहां पे एक्स की डेफिनेशन क्या कहती कि नेचुरल नंबर के सेट से ले लेना आप एक्स को। तो उस हिसाब से अपन इसकी रोस्टर फॉर्म बना दी कि नेचुरल नंबर के सेट के एलिमेंट्स चाहिए, क्या होते हैं नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है। किसी ने कहा कि नहीं सर, बी की डेफिनेशन दे रहा हूं मैं एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जेड। जेड किसका स्टैंडर्ड नोटेशन था, कौन से सेट का था बताओ? क्या? इंटीजर्स, यस, इंटीजर्स। तो अब आपको बी सेट में इंटीजर्स लेने हैं। इंटीजर्स नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, जीरो भी हो सकता है। तो बी सेट के एलिमेंट्स को रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? कुछ नेगेटिव के ले लेते हैं, पहले तो इन्फिनिटी, नेगेटिव इन्फिनिटी से चालू कर देते हैं, और फिर जैसे कुछ नेगेटिव ले लेते हैं, -3 -2 -1, फिर एक जीरो, फिर 1 2 3 एंड फिर अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो लिख पाया ना मैं? भाई इसमें भी समझ आ रहा है कि ये इंटीजर्स हैं, कोई इसको देखे एक बार में अच्छा इंटीजर्स का सेट है, कोई इसको देखे अच्छा नेचुरल नंबर्स का सेट है, कोई कह दे कि होल नंबर्स को एक जीरो लगा दो अच्छा होल नंबर्स का सेट है। समझ आ रहा है ना सब? लेकिन मैंने कह दिया कि साहब एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर। आर का मतलब क्या होता है? रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स के सेट को आप रोस्टर फॉर्म में चाह के भी नहीं लिख सकते। नहीं, पी बाई क्यू की फॉर्म तो उसकी डेफिनेशन है। इधर देखो रोस्टर फॉर्म में तो एक्चुअल एलिमेंट्स आंसर है, रोस्टर फॉर्म तो आंसर है, वो डेफिनेशन ही इसका आंसर है। तो आपको एक्चुअली रियल नंबर जितने भी होते हैं वो सारे लिखने हैं। एक्चुअली रियल नंबर जितने भी होते हैं वो सारे लिखने हैं। अब आप लिखना शुरू करोगे तो लिख सकते हो कि सारे के सारे रियल नंबर्स, और आप पैटर्न भी नहीं बना सकते। चलो आपने कहा सर नेचुरल नंबर्स भी तो सारे नहीं लिख सकते, लेकिन कोई बात नहीं, उसका पैटर्न तो बन गया। पढ़ने वाले को अगला पता तो चल रहा है 4 के बाद 5 आना है और 5 के बाद 6 आना है। इधर पढ़ने वाले को पता तो चल रहा है इधर नेगेटिव जाना है इधर पॉजिटिव जाना है, पैटर्न तो बन रहा है। रियल नंबर्स में पैटर्न भी नहीं बनेगा। सपोज करो मैं ऐसे लिख दूं 0 1 2 3 4, अगर मैं ऐसे लिख दूं तो ये सारे रियल नंबर्स थोड़ी ना है, क्योंकि रियल नंबर्स तो इसके बीच का 2.5 भी है, इसके बीच का 4.9 भी है, वो भी तो रियल है। अब वो डिनोट कैसे कराऊंगा? किसी ने कहा सर डेसिमल भी लिख दो, तो डेसिमल कैसे लिखेंगे? सपोज करो डेसिमल लिखना चाहा मैंने, सपोज करो मैंने डेसिमल लिखना चाहा, बैठ जाओ बेटा। तो मैं डेसिमल कैसे लिखूंगा? मान लो 0, फिर 0.1, फिर 0.2, फिर 0.3, ऐसा करके। तो किसी ने कहा कि सर अभी भी कुछ बहुत सारे नंबर रह गए, क्योंकि इस पैटर्न से तो अगला 0.4 आएगा, इस पैटर्न से अगला 0.5 आएगा, लेकिन इन दोनों के बीच में भी एक नंबर होता है 0.20001। ये कैसे डिनोट कराओगे? तो पैटर्न ही नहीं बन पाया। फिर मान लो किसी ने इस डेसिमल प्लेस में घुस गया, तो उसके अंदर भी है, उसके अंदर भी है। ठीक है, समझ आ रहा है? तो कुल मिला के रियल नंबर्स को हम रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक सर। हेलो, 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 हाँ जी, हेलो, हेलो, हेलो। सुबह सुबह काम नहीं है लोगों के पास। आज एक सुबह सुबह मिलने आ गया, ये फोन कर रहा है। ओके, समझ आया कि रियल नंबर्स को रोस्टर फॉर्म में लिखना इज एन इम्पॉसिबल टास्क। वैसे नंबर्स तो सारे लिख नहीं सकते हो आप, लेकिन पैटर्न भी नहीं बना सकते हो। चलो नेचुरल नंबर्स भी बहुत सारे नहीं लिख सकते, लेकिन नेचुरल नंबर का पैटर्न बन रहा है। इंटीजर्स भी नहीं है, लेकिन इंटीजर्स का भी पैटर्न बन रहा है। रियल नंबर्स का तो पैटर्न भी नहीं बन रहा है, तो रोस्टर फॉर्म में इसको लिखना मुश्किल है। तो अगर कोई कहे कि रियल नंबर को लिख के बताओ ऐसे किसी फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म के अलावा किसी फॉर्म में, तो एक फॉर्म आती है जिसको कहते हैं अपन इंटरवल फॉर्म। क्या कहते हैं? इंटरवल। ये रियल नंबर्स के लिए, ये किसके लिए बेटा? रियल नंबर्स के लिए। तो इसलिए हमारे टॉपिक का नाम क्या है? इंटरवल्स एज द सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। लिखो, टू डिनोट रियल नंबर्स और ए सबसेट ऑफ रियल नंबर्स इन रोस्टर फॉर्म इज एन इम्पॉसिबल टास्क। सारे के सारे रियल नंबर्स को रोस्टर फॉर्म में लिखना हो, या रियल नंबर्स के किसी सबसेट, मतलब रियल नंबर्स का एक छोटा सेट ले लिया लेटर से, उसको भी आप रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते, क्योंकि अंदर के नंबर्स कैसे डिनोट कराओगे? ठीक है, तो वो क्या है? इम्पॉसिबल टास्क है। तो इसीलिए अपन क्या करते हैं, इंस्टेड वी यूज विच फॉर्म? विच फॉर्म? इंटरवल फॉर्म। इंस्टेड वी यूज इंटरवल। इंस्टेड वी यूज इंटरवल, यहां तक लिख लिया। अब इस इंटरवल फॉर्म को लिखने का तरीका सुनो। दो इंटरवल्स होती हैं, एक होती है ओपन इंटरवल, एक होती है क्लोज इंटरवल।
इसका थोड़ा सा कैमियो कल देख लिया था अपन ने स्टैंडर्ड नोटेशन, अभी डिटेल में देख रहे हैं। ओपन इंटरवल में स्मॉल ब्रैकेट्स लगाते हैं बेटा, एंड क्लोज इंटरवल में बिग ब्रैकेट्स लगाते हैं ना। Here, starting and end points are not included. Only the points between them are included. Easy से डेफिनेशन है, स्टार्टिंग और एंड पॉइंट इंक्लूडेड नहीं होगा, केवल उनके बीच के पॉइंट्स इंक्लूडेड होंगे। ठीक है, दैट इज, अगर मैंने लिखा है ओपन इंटरवल, इसको कैसे रीड करते हो आप, स्मॉल ब्रैकेट जहां भी देखिए इसको कैसे रीड करते हो, ओपन, ओपन इंटरवल ए कोमा बी, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ए और बी के नंबर लाइन के बीच के सारे पॉइंट्स लेने हैं, बट ए को नहीं लेना है और बी को भी नहीं लेना है, ये ए और बी इंक्लूडेड नहीं है, अंदर के सारे पॉइंट्स इंक्लूडेड है। ठीक है, क्लोज इंटरवल ले लो सेकंड, इसमें बिग ब्रेसेस आ जाते हैं। हेयर स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट्स भी इंक्लूडेड है अलोंग विद द पॉइंट्स बिटवीन देम, और उनके अंदर के पॉइंट्स भी इंक्लूडेड है, स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट्स भी इंक्लूडेड है, उनके अंदर के पॉइंट्स भी इंक्लूडेड। कौन कनिष्का जैन, हमें क्लास में लगती है कल है ना, कल सर ने क्या करा, कल कौन सा पढ़ा सर ने, एक एग्जांपल कराया वो पूरा लिख के बताया, तो उनसे वही सच्चाई बात है, हम आगे है ना, सर ने पूरी चीज को बता दी पूरी लिख दिया, और उसके अंदर 19 क्वेश्चन सारे लोग चैप्टर 4, उसमें से बहुत आर्टिकल सारे क्वेश्चन को वैसे क्वेश्चन लगाएगी, मतलब दो तीन दिन को तो नहीं बोलते जो नहीं आया ना वो ही छोड़ के लाना, तो सब बड़े प्लान बना रहे कि हम तो एक दिन जाए तो हम सारे हम ऐसे करते हैं, एक के थोड़े से एक थोड़े सारे सारे ओके, ट्यूशन उन्हीं के पास जाती है, अरे किसी और के पास जाती है। Here starting and end points are included along with the, अरे बीच के पॉइंट्स तो चाहिए ही चाहिए, उसको तो कोई रोक नहीं सकता, लेकिन ए भी चाहिए और बी भी चाहिए, समझ में आया, इसको डार्क कर देते हैं, नंबर लाइन पे डिनोट करके अगर अपन डार्क कर देंगे दैट मींस ये इंक्लूडेड है और वो भी इंक्लूडेड नहीं है। और फिर आपको बताया था दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो जाता है, ओपन एंड क्लोज, इधर ओपन इधर क्लोज ले लो, इधर ओपन इधर क्लोज ले लो, इधर ओपन इधर क्लोज ले लिया तो ये वाला तो नहीं है इंक्लूडेड और वो वाला इंक्लूडेड है, उल्टा ले लिया तो वो वाला इंक्लूडेड है, ये वाला इंक्लूडेड नहीं। ओके फाइन, बढ़ते हैं आगे, इसके डालो नोट्स, और फिर एक टॉपिक एक डेफिनेशन और है, नोट्स लिखो लिखो। चार, इसको चार तरीके से तोड़ दिया अपन ने, देखो अगर ए एक सेट है जिसमें एक्स टाइप के एलिमेंट्स हैं और एक्स कहां से बिलोंग करता है, ओपन इंटरवल ए कोमा बी से बिलोंग करता है, ओपन इंटरवल ए कोमा बी से बिलोंग करता है, तो इसका मतलब है एक्स ए से बड़ा है और बी से छोटा है। इसका मतलब क्या है, एक्स ए से बड़ा है और, मतलब ये इसका इम्प्लीकेशन है, इंप्लाइज करके लिखो, ये इसका रिजल्ट है, ये इसका रिजल्ट है। अभी जो मैंने बात कही ना भाई, चार में तोड़ सकते हो, दोनों साइड ओपन दोनों साइड क्लोज, इधर ओपन इधर क्लोज और उधर ओपन इधर क्लोज। अब बी एक सेट है जिसके अंदर हमने क्या ले लिया, बी एक सेट है जिसके अंदर हमने क्या ले लिया, इधर तो ओपन ले लिया और इधर क्लोज ले लिया। तो देखो x इज ग्रेटर देन ए बट लेस देन और इक्वल टू बी, तो ऐसे मान लो कि जहां पे ये बिग ब्रेसेस आ जाए उसके आगे तो ये इक्वल टू का साइन आएगा, और जहां पे नहीं आए वहां पे इक्वल टू का साइन नहीं आएगा। तीसरा देखो क्या लिखा हुआ है, अब की बार इधर लगा दिया और इधर नहीं लगाया, तो इसका इंप्लीकेशन बताओ आप क्या होगा, बोलो। अब की बार जैसे यहां पे तो लगाया था, यहां नहीं लगाया था, तो फिर कैसे लिखेंगे इसको, इंप्लीकेशन कैसे लिखेंगे कि एक्स इज ए से बड़ा है और ए भी इंक्लूडेड है, तो ए से ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन लगेगा, और बी से छोटा है लेस देन बी, मतलब बी नहीं हो सकता लेकिन ए तो हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके का इंप्लीकेशन हो जाएगा, मतलब ये इक्वल टू का साइन शिफ्ट होके यहां आ जाएगा।
ठीक है, और दोनों साइड लग जाए तो फिर दोनों साइड इक्वल टू का साइन आ जाएगा। समझ आया? क्लियर है? तीसरे का एप्लीकेशन लिखो फटाफट। लिख लिया? और चौथे का? ठीक है, b इज इक्वल्स टू x सच दैट x इज x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल a कॉमा b। तो इसमें अब x a से बड़ा भी है, b से छोटा भी है, लेकिन x a भी हो सकता है और x b दोनों हो सकता है, दोनों पॉइंट्स इसमें शामिल हैं। ठीक है, क्लियर है? जैसे अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेटस से मैंने कहा यहाँ पे डाल दो 3, या फिर यहाँ पे ले लो, यहाँ पे डाल दो 3, यहाँ पे डाल दो 7। ठीक है, तो x जो है क्लोज इंटरवल 3 से ओपन इंटरवल 7 के बीच में लाया कर रहा है। तो x क्या क्या हो सकता है? x3 खुद भी हो सकता है, उसके बाद 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, लेकिन 7 नहीं हो सकता। और उसके बीच में जो लाखों करोड़ों पॉइंट्स हैं वो भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ रियल नंबर्स की बात हो रही है। यहाँ पे किसकी बात हो रही है? अगर आपको ओपन क्लोज किसी भी इंटरवल में कोई भी नंबर दिया हुआ है तो ये अंडरस्टूड है कि ये a और b क्या है? रियल नंबर्स हैं, ना तो नेचुरल ना इंटीजर्स, क्योंकि इंटरवल में आते ही रियल नंबर्स हैं, या यूं कहूं रियल नंबर्स आते ही इंटरवल में, वो किसी और में नहीं आ सकते और इसमें कोई और नहीं आ सकते। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया बोलो? इसका मतलब हो गया कि इसका मतलब क्या हो गया कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 बट लेस देन 7। ठीक है, चलिए अब क्या बचा? यूनिवर्सल सेट की तो बस एक डेफिनेशन लिखनी है और फिर कल एक्सरसाइज। देखो, यूनिवर्सल सेट मतलब टारगेट मार्केट बताया था, लिखो फटाफट लिखो, एक डेफिनेशन लिख के खत्म करो और फिर कल करेंगे इसकी एक्सरसाइज। एक्चुअल हमारा जो सेट चैप्टर है ना, इस एक्सरसाइज से शुरू हो रहा है। शुरू की 2 एक्सरसाइज तो अगर कोई डायरेक्ट भी एक्सरसाइज कर लेना तो भी शायद आंसर की से मैच कर लेना तो भी कर ले, देख देख के। देखो क्या डेफिनेशन है, बोलो यूनिवर्सल सेट क्या होता है बच्चों? तनिष्क, यूनिवर्सल सेट क्या होता है? जिसके अंदर सारे सेट समाये हुए हैं, सारा यूनिवर्स ही आ जाए, सारा यूनिवर्स ही आ जाए, उसकी पूरी दुनिया आ जाए, उसकी पूरी दुनिया आ जाए। द यूनिवर्सल सेट, जिसको अपन डिनोट किससे कराते हैं? लेटर यू से, इज ए सेट फ्रॉम विच द डिजायर्ड सेट कैन बी फॉर्म्ड। जो हमको सेट चाहिए, जो हमको सेट चाहिए वो कहां से मिलेगा? वो उसका यूनिवर्सल सेट होगा। तो सारे सेटों का यूनिवर्सल सेट अलग अलग होगा। आपको क्या चाहिए वो आपको कहां मिलेगा, वो उसका यूनिवर्सल सेट होगा। समझ आया ना? ठीक है, अब किसी ने कहा कि यार मुझे ट्राइंगल्स का सेट चाहिए। हाँ, किसी ने कहा मुझे क्या चाहिए? ट्राइंगल्स का सेट चाहिए। नहीं, किसी ने कहा मुझे इक्विलेटरल ट्राइंगल्स का सेट चाहिए। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल्स का सेट कहां से बनेगा? ट्राइंगल्स के सेट से ही बनेगा। तो ट्राइंगल्स का जो सेट होगा वो इक्विलेटरल ट्राइंगल्स के सेट के लिए यूनिवर्सल सेट का काम करेगा। समझ आया? एक तरीके से आपको कोई वस्तु खरीदो, प्रोडक्ट खरीदना हो तो आप किस दुकान में जाएंगे? आप किस दुकान में जाएंगे? वो दुकान क्या होगी? वो दुकान क्या होगी? आपके लिए यूनिवर्सल सेट होगी। लेट्स से आपको जूते लेने हैं, तो वो जो जूतों की दुकान है वो आपके लिए उस पोजीशन में यूनिवर्सल सेट है। जैसे आपको किसी ने कहा, मम्मी ने कहा कि बेटा बाजार से 3 इक्विलेटरल ट्राइंगल लेके आ, तो आप ट्राइंगल की दुकान में जाओगे, रेक्टेंगल की दुकान में जाओगे नहीं, या क्वाड्रिलेटरल की दुकान में जाओगे। तो उस पोजीशन पे वो ट्राइंगल की दुकान आपके लिए यूनिवर्सल सेट है। डिजायर्ड सेट आपको किस सेट से मिलेगा, वो सेट क्या होता है उस पोजीशन में आपके डिजायर्ड सेट के लिए यूनिवर्सल सेट का काम करता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यूनिवर्सल सेट फिक्स नहीं है। यूनिवर्सल सेट फिक्स नहीं है, पोजीशन टू पोजीशन आपको कौन सा सेट बनाना है उसके पोजीशन के हिसाब से वो बदलता रहेगा। तो एक एग्जांपल ले लिया, जैसे इक्विलेटरल ट्राइंगल चाहिए तो उसके लिए यूनिवर्सल सेट का काम कौन करेगा? सारे ट्राइंगल्स का एक सेट ले लो। जैसे मैंने कहा रेक्टेंगल्स का सेट चाहिए, तो बताओ इसके लिए यूनिवर्सल सेट का काम कौन करेगा? हाँ, नहीं, रेक्टेंगल्स तो चाहिए हमको, तो रेक्टेंगल्स किसकी दुकान पे मिलेंगे? उससे बड़ा कौन है? जैसे इक्विलेटरल ट्राइंगल्स ट्राइंगल्स की दुकान पे मिलेगा। तो रेक्टेंगल्स कहां से मिलेंगे? रेक्टेंगल क्या है? क्वाड्रिलेटरल है, तो आप क्वाड्रिलेटरल की दुकान में जाओगे, क्वाड्रिलेटरल के पास एक रेक्टेंगल भी पड़ा होगा और दूसरे पैरेललोग्राम्स भी पड़े होंगे, स्क्वायर भी, ट्रेपेजियम भी, सारे 4 साइड्स के फिगर्स पड़े होंगे। आप कहोगे भैया ये 4 रेक्टेंगल पैक कर दे,
तो रेक्टेंगल लेने के लिए आप कहां गए? क्वाड्रिलेटरल की दुकान। क्वाड्रिलेटरल लेने हो तो पॉलीगन की दुकान पे। क्वाड्रिलेटरल इज अ टाइप ऑफ पॉलीगन। तो कुल मिला के उसका फादर कौन है वो सोचना पड़ेगा, और वो फादर इसके लिए उस पोजीशन पे क्या काम करेगा? यूनिवर्सल सेट का काम करेगा। ठीक है, दैट इज इट। ये हमारा लास्ट टॉपिक था, और ये अब कल अपन ये एक्सरसाइज शुरू करेंगे, और ये एक्सरसाइज से ये मान के चलो ये चैप्टर एक्चुअली शुरू हो रहा है। इसके बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो इस एक्सरसाइज पे बेस्ड करते हैं। तो कल से इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज से शुरू, ठीक है, कल देखेंगे। Okay, thank you so much for listening to us. Have a nice day. Keep learning and bye.